ऐसे ही हाँ कुछ सेक्शन 4 में अगर हमें डिक्लेरेशन चाहिए, हम ये मानते हैं कि ये सूचना सेक्शन 4 के तहत पब्लिश होनी चाहिए और नहीं हो रही है स्पेसिफिक सूचना, तो उसके हाँ। लिए मैं मानता हूं कि सेक्शन 18 का प्रयोग करना चाहिए। सेक्शन 18(1)(f) के तहत कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसको आप ऑर्डर दीजिए। ऐसे कुछ ऑर्डर्स ऐसे मैंने भी निकाले थे और दूसरों से भी निकलवाए हैं। ओके सर। एक सर सवाल यह है कि मान लो दो व्यक्ति है, दो नागरिक है भारत के, एक मैं हूं और एक मेरे मित्र रजाक भाई है। मेरे मित्र रजाक भाई ने आरटीआई डाली और एक एक कर्मचारी की सर्विस बुक मांगी, तो रजाक भाई को तो वो सर्विस बुक की नकल दे दी। उसके 2-3 साल बाद मैंने वो नकल मांगी तो मुझे मना कर दिया कि ये पर्सनल सूचना है। क्या ये विधि सम्मत निर्णय है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हम्म। गिरीश रामचंद्र देश पांडे में और उसके बाद और 3 जजमेंट्स में, उसके हाँ हिसाब से उसने सूचना के अधिकार को सूचना न देने का अधिकार बना दिया है। हाँ राइट टू नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन। हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप कहें तो पर्सनल तो हर एक चीज पर्सनल है। आपका नाम हाँ। पर्सनल है, आपके चश्मे पर्सनल है। ये किसका हम्म। चश्मा है? तो सुतार जी का चश्मा है। हाँ जी। ये कमीज किसकी है? ये आपकी कमीज है, तो वो हाँ पर्सन जी। के साथ तो जाता है। हाँ जी। तो जिसको चाहिए एक्सेप्ट बजट्स आप हाँ रिफ्यूज जी। कर सकते हो। हाँ और ये पूरे देश में फैल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूं और कहता हूं इसकी चर्चा हमें करनी चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए, चर्चा करके ये एस्टेब्लिश करना चाहिए कि गलत है। लिख के आर्टिकल्स लिख के शायद 2-3 साल में हम सुप्रीम कोर्ट को मना सके, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। उसके बिना सूचना के अधिकार का फ्यूचर बहुत डिम लग रहा है मुझे। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(1)(j) के परंतु को पढ़ने का मना किया है? अरे पढ़ने का मना नहीं, कोर्ट ही नहीं किया है। गिरीश देशपांडे, अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो वो जो प्रोविजो है वो लिखा हाँ ही जी। नहीं है, वो भूल गए, जैसे देखा ही नहीं, उन्होंने अमेंड कर दिया कानून को। लेकिन सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने और कर्नाटक हाई कोर्ट ने, बॉम्बे गोवा हाई कोर्ट ने तो परंतु पे बहुत बड़ा अच्छे निर्णय दिए हैं। मैं आपको इसकी एक विचित्रता बताऊं, हम्म। मेरे ही 2 निर्णय, एक मैं कमीशन हम्म। में गया उसके पहले का था, जहां पे हम्म। मैंने स्वरूप सिंह नायक करके मिनिस्टर थे जिनका मेडिकल रिकॉर्ड मांगा था, उनको जेल हुई थी, वो जेल के बजाय हॉस्पिटल में रहे थे, उनका मेडिकल रिकॉर्ड मैंने मांगा था। हाँ जी। 2 जज के बेंच ने ये जजमेंट दिया, जिसमें एक जस्टिस सावंत करके थे कि ये सूचना तो देनी पड़ेगी और ये पार्लियामेंट को देगी, इसलिए मिस्टर गांधी को देनी चाहिए। वही जज इत्तेफाक से 8 साल बाद 2012-13 में मैंने अजीत पवार के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे और यही कहा कि भाई ये तो उन्हें कहना चाहिए। उसी जज ने कहा वो अलग केस था और मना कर दिया। सेम जज, मतलब कोर्ट तो एक बात है, सेम जज ने 2 अलग अलग पोजीशंस ले ली। सर, ऐसा तो हमारे राजस्थान सूचना आयोग में भी हुआ है। एमडी कुरानी साहब ने शिकायत के मामलों में क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को दिलाई है और बाद में खुद का ही एक निर्णय आया, उसमें ये कहते हैं कि क्षतिपूर्ति है वो शिकायतकर्ता को देने का प्रावधान नहीं है, वो अपीलकर्ता को देने का प्रावधान है। एमडी कुरानी साहब के दो निर्णय हैं। इसमें 2 चीजें मैं बताऊं रमेश जी, हाँ जी। थोड़ा सा हाँ जी। निर्णय में फर्क आने की संभावना है। किसी इवन आप हाँ आज कुछ कहे, 2 साल बाद कुछ और चीज हाँ। कहे, मगर हाँ जी। ओवरऑल कंसिस्टेंसी देखना जरूरी है। हाँ ओवरऑल अगर कंसिस्टेंस है और खराब निर्णय, कोई भी आदमी जब निर्णय देता है, ह्यूमन बीइंग है वो, कोई, हाँ। मैं खुद अपने आधे परसेंट निर्णय के लिए शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसे निर्णय दिए। 0.5% मुझे हाँ। दिखाई देते, दूसरों को 5% दिखाई देते उसके। हाँ जी। तो ये तो कुछ हद, मगर ओवरऑल कंसिस्टेंस कैसे है ये देखना जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ जी। हाँ जी।
दूसरा सर ये है कि मान लो एक ही जैसी सूचना है, एक ही जैसी, जो रमेश सुथार ने भी मांगी और एक्स व्यक्ति और ने मांगी, रमेश ने मांगी, राजेश ने मांगी, सब। तो मतलब क्या हर एक को अगर पीआईओ मना करेगा तो क्या हर व्यक्ति को अपील में जाने का प्रावधान है, या इस एक्ट में ऐसी कोई सुविधा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपील में जाने की जरूरत नहीं है? इसको ये एक्ट के साथ नहीं लूंगा, जनरल प्रिंसिपल जो है, हाँ जी। सूचना देना अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो दूसरों को सूचना मिलनी चाहिए। हाँ जी। मगर बशर्ता ये कि कोई लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो। अगर ऐसे ही निर्णय में कह दिया कि इसको दे दो या हाँ जी। इसको मत दो, तो हाँ उसमें जी। कोई लीगल प्रिंसिपल ही नहीं खड़ा होता है। हाँ सही है। लीगल प्रिंसिपल अगर एस्टैब्लिश किया है कोई, तो वो लीगल प्रिंसिपल पे जितने भी केस बैठते हैं सबको सूचना दे चाहिए। उसके लिए सबको अपील करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। दूसरा सर, जो वार्षिक रिपोर्ट बनती है, सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, उसमें ऐसा बताया है धारा 25 में कि कितनी टोटल अपीलें आई, उसमें से कितने लोग जो सूचना प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। फिर उसके बाद में ये है कि कौन से लोग, कौन सी धारा के अधीन कितने लोग हकदार नहीं थे, सेक्शन वाइज बताना है। तो मैंने लगभग सारे सूचना आयोगों की वार्षिक रिपोर्टें पढ़ी है, किसी में भी ये स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि उन्होंने 8J में कितनी अपीलें उनके पास आई थी और कितनी अस्वीकार की। 8A। होना चाहिए, हाँ जी। ये होना चाहिए। आपकी बात एकदम से मैं सहमत हूं, ये होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स में। सर ये एक्ट है, ये एक्ट आया है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का संवर्धन करने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो आरटीआई में जो सूचना देते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये कोर्ट में साक्ष्य के रूप में काम में नहीं आएगी। वाहियात बात है, बिना सिर पैर की बात है ये। अगर सरकारी डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं माना जाता सरकार के रिकॉर्ड का, तो और क्या माना जाएगा? एक सर सवाल है कि कुछ साथियों का और मेरा भी खास करके है कि पीआईओ की ड्यूटी सूचना प्रेषित करने तक है या सूचना प्राप्त करवाने की है? उसको खुद प्राप्त करके आपको देनी चाहिए। जो उसके डिपार्टमेंट की सूचना है, हाँ वो जी। उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो प्राप्त करे। सिर्फ एक ही है, उसमें शर्त एक है कि समझ लीजिए उसने अपना काम कर लिया बराबर, आपकी आरटीआई एप्लीकेशन आई, दूसरे दिन उसने मांग ली मिस्टर एक्स से सूचना, और मिस्टर एक्स नहीं देते हैं, हाँ। तो पेनल्टी फिर मिस्टर एक्स पे लगेगी, सूचना अधिकारी पे नहीं लगेगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि सूचना पीआईओ प्रेषित करता है, कहता है कि मैंने सूचना प्रेषित कर दी, तो क्या वो अपने कर्तव्य से मुक्त हो गया कि या उसकी ड्यूटी है कि वो सूचना आवेदक को प्राप्त करवाए? नहीं, प्रेषित करती मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी। ये क्या करते हैं कि डाक में डाल दी, आउटवर्ड बता देते हैं कि सर देखो हमारे यहाँ से आउटवर्ड है ये सूचना, और आयोग मान लेता है कि सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो उसका कोई ना कोई प्रूफ देना चाहिए कि सूचना ढंग से भेजी गई। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर स्पीड पोस्ट से भेजी है और अगर आप कहते हैं नहीं मिली, तो वो पोस्टल गलती है, उसकी गलती नहीं है। नहीं सर, स्पीड पोस्ट की बात अलग है, वो तो खाली आउटवर्ड रजिस्टर बताते हैं कि ये लो आउटवर्ड रजिस्टर। नहीं, फिर कैसे भेजा था ये तो दिखाना चाहिए ना। ये बताते हैं आउटवर्ड रजिस्टर है, हमने भेज दी। नहीं, मेरे हिसाब से ये किस्सा मेरे सामने भी ऐसे आए थे जब मैं पहले पहले ज्वाइन हुआ, कि कुछ केस में वो कहते थे हमने भेज दिया, हमारा आउटवर्ड रजिस्टर बता देते थे, और वो यूपीसी में भेजते थे अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, तो वो छापा भी बता देते थे, और एप्लीकेंट कहता था मुझे नहीं मिला है। तो फिर मैंने ऑर्डर निकाला था कि अगर मेरे सामने ऐसी डिस्प्यूट आएगी, अगर स्पीड पोस्ट से भेजा होगा तो मैं पीआईओ की बात मानूंगा, और अगर स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा होगा तो मैं एप्लीकेंट की बात मानूंगा। सर ऐसा डिसीजन हमें मिल सकता है? आप थोड़ा समय बाद में समय मिले तब मेरे को भेजना ये।
मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं देखता हूँ अगर मैं ढूंढ पाया तो सर ये डिसीजन चाहिए, क्योंकि राजस्थान सूचना आयोग ने तो अगर पत्र के नीचे प्रतिलिपि में रमेश सुतार लिखा है तो उसको भेजना मान लेते हैं कि रमेश इनफैक्ट सुतार को एक किस्सा उसके बाद ऐसा आया था जहां कुछ 100 पेज की इंफॉर्मेशन पीआईओ ने कहा मैंने भेज दी है, और एप्लीकेंट ने कहा मुझे सिर्फ कवरिंग लेटर मिला और कुछ नहीं मिला। मैंने कहा इसको कैसे रिजॉल्व करें, स्पीड पोस्ट भेजा है, ये भी है। तो एप्लीकेंट बहुत होशियार था, उसने बताया स्पीड पोस्ट का कितना ग्राम वजन है। हाँ जी। तो वो वजन से मालूम पड़ता था कि 100 पन्ने भेजे ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और उस पीआईओ को फिर मैंने पेनल्टी लगाई थी। हाँ हाँ। एक सर मेरा केस है, उसमें पीआईओ ने रजिस्टर्ड डाक से मुझे अपीलो उत्तर भेजा, लेकिन उसने गलती वंश ये किया कि जो अपीलो उत्तर के नीचे प्रतिलिपि में मेरा एड्रेस नहीं लिखा, खाली रमेश सुतार लिख के छोड़ दिया। तो राजस्थान सूचना आयोग ने ये माना कि ये अपीलो उत्तर रमेश सुतार को नहीं भेजा है, आप इसको भेजो, वापस भेजो। तो मतलब इनका ये प्रूफ होता है कि ये सिर्फ वो प्रतिलिपि में अगर पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता तो मान लेते कि भेज दिया। सही बात है सर। ये जो अपील है जो हो रही है आरटीआई में, तो अपील का मुख्य कारण ये नहीं है कि धारा 8 की सही से पालना नहीं हो रही है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। मतलब मेरा ये है कि एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, आप अनम्यूट कर देना वापस। हाँ सर, अनम्यूट कर दीजिए। मतलब सर अगर ये नहीं है कि धारा 8 की जानबूझकर पालना नहीं की जा रही है इन पीआईओ के द्वारा, जिसकी वजह से द्वितीय अपीलें बढ़ रही है संख्या में। मेरे हिसाब से दो मेन वजह हैं। एक तो कमीशन जो हैं वो टाइम में डिलीवरी नहीं देते हैं। अगर कमीशन 2-3 महीने के अंदर डिसीजन दे दें तो मेरे हिसाब से बहुत चेंज आ सकता है। और मेरे हिसाब से ये जरूरी है कि कमीशंस को 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर डिसीजन दे देने चाहिए, एटलीस्ट 95% केसेस के। 1-2% केस कोई लंबा खींच जाए वो अपनी जगह बात है, वो 95-98% में 3 महीने के अंदर निर्णय देने चाहिए, जो नहीं हो रहा है, देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि कोर्ट्स ने और खास तौर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अलग अलग निर्णय दिए हैं कि जिससे या वो चाहे तो मत दे इंफॉर्मेशन, और उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से यह कर सकता है ऐसा। लेकिन सर क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को खत्म कर सकता है? संजय कुमार सिंह का अनम्यूटेड है, मेरे ख्याल से वहां से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट में करता हूँ सर। हाँ सर, अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ जी। हमारे साथ में राजस्थान के जाने माने एडवोकेट और आरटीआई कार्यकर्ता रज्जाक हैदर साहब जुड़े हुए हैं। तो ये सेशन अभी खत्म होने वाला है सर, तो सेकंड सेशन में रज्जाक जी, हैदर साहब आपसे बात करेंगे सर। ठीक है, तो वापस ज्वाइन करना है इसी में? ये अभी बस ये 40 मिनट हो गई है, इसलिए बंद होने वाला है सर। हाँ, तो इस पे ज्वाइन होना है ना वापस, इसी लिंक पे? हाँ हाँ, इसी पे वापस, इसी पे सर। ठीक है, इसी तो पे डिस्कनेक्ट करके अभी होने वाला है सर, तो जब तक अपन कुछ दूसरी बातें करते हैं इसी एक्ट के बारे में। बताइए सर, हम क्या सुप्रीम कोर्ट को कैसे मनाएं कि आपके जो निर्णय हैं इस निर्णयों पे आप पुनः विचार करें? हम इतने सक्षम नहीं है, हम छोटे छोटे गांवों के रहने वाले हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, और हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं।
डायरेक्ट सुप्रीम, देखिए मैंने अजीत पवार केस में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया था 8-1J और गिरीश देशपांडे को लेके ही। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट हाँ में एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को मेरे काउंसिल थे, और वो हाँ जैसे जी। खड़े हुए एसएलपी में, जजेस ने कहा हाँ गिरीश देशपांडे डिसमिस्ड, तो उन्होंने फिर हाँ विड्रॉ कर लिया केस। मेरे हिसाब से जरूरी हाँ। ये है कि जनता में एक आवाज उठनी चाहिए। ये बहुत कम हो रहा है। 8-1J के बारे में ये विवाद, ये डिस्कशन देश भर में गूंजना चाहिए कि ये गलत है, गलत है। लॉयर्स को पकड़ के, कोर्ट के जजेस को पकड़ के, रिटायर्ड जजेस को, उनके साथ हमें वो हमें करना पड़ेगा। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ कोशिश करता हूं जहां भी बोलने का मौका मिले कि 8-1J का निर्णय गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। भारत के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगली अमेंड कर दिया है। इस चर्चा अगर हमने सफिशिएंट गूंज करी, छोटे शहर में, गांव में, अगर आप हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वालों को पकड़ के बताएं, लॉयर्स को बताएं, तो शायद 2-3 साल में हम सुप्रीम कोर्ट को फिर जाके अप्रोच करेंगे तो मुमकिन है कि कुछ होना। उसके अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा हम पूरे देश में अगर आवाज कर सके तब तो हो जाएगा, बट आप करप्शन कहें तो सर आप आगे चले, हम आपके पीछे हैं सारे के सारे। मैं तो बुढ़ा हो गया हूं अभी। सर आप अभी जवान है हमारे लिए तो सबसे यंग। मैं सबको कहता हूं, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाँ जी। हर हफ्ते, हर महीने या हर 15 दिन पे मीटिंग करिए, कोशिश करिए। आप अभी जो 10-12 लोग हैं, हर एक ट्राई करें, अलग लॉयर्स एसोसिएशन को, अलग जजेस को पकड़ के वेबिनार करें, और कुछ नहीं। हाँ जी। गलत है इस पर चर्चा करें ना। गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं गलत कहता हूं इसके लिए गलत है, पर ये गलत है, ये दिखाई दे रहा है और इसके सामने कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये चर्चा पूरे देश भर में हो जाए। और उसका एक छोटा सा कारण मेरे हिसाब से ये भी है, मेरे जो संज्ञान में आया है, कि प्राइवेसी के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ जी। लोग बोलते हैं निजिता, निजिता हाँ जी। मतलब पर्सनल, तो फिर हाँ सुप्रीम जी। कोर्ट का निर्णय सही है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का इसलिए सही नहीं है कि आप धारा 7(1) को पढ़िए। धारा 7(1) ये कहती है कि 30 दिन में सूचना देनी है, लेकिन जैसे ही परंतु को पढ़ते हैं, परंतु ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है या आजादी से संबंधित है या है, तो वो उस सूचना है वो 48 घंटे में देनी है। इसी प्रकार से आप धारा 7 की उपधारा 5 को पढ़िए। धारा 7 की उपधारा 5 जो ये कहती है कि जो मुख्य खंड है वो ये कहता है कि पैसे लेके देना है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार नियत करे वो। लेकिन परंतु ये कहता है कि बीपीएल को फ्री में देनी है। तो एक इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन है बहुत सारे। पोपटलाल शाह वर्सेज मद्रास हाई कोर्ट, इसमें सेल टैक्स के ऊपर ये डिसीजन था। उसमें ये कहा है कि किसी एक शब्द को पढ़कर पूरा निर्णय नहीं दिया जा सकता। उस शब्द को अर्थ निकालने के लिए पूरा एक्ट पढ़ा जाए, एक्ट की मंशा पढ़ी जाए और उसके बाद उस शब्द का अर्थ निकाला जाए। इसी सही प्रकार बात से है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है अपने पुराने निर्णय में कि कभी भी धारा है, उस धारा के दोनों खंडों को पढ़ा जाए, मुख्य खंड को भी पढ़ा जाए और परंतु को भी पढ़ा जाए। सही क्योंकि बात है। परंतु उसका महत्वपूर्ण है, वो दोनों की विरोधाभास शर्तें हो सकती है। तो पर्सनल सूचना है नहीं मिलनी चाहिए, मान लिया, लेकिन उसका परंतु ये कहता है कि जो सूचना नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इसको थोड़ा अलग से देखता हूँ। पर्सनल सूचना नहीं हाँ जी। मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड पर्सनल सूचना है तो इसमें हाँ जी। आ सकता है, इसमें आता नहीं है पर्सनल सूचना से। हम्म, प्रोवाइडेड हाँ इट हैज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक हाँ एक्टिविटी। जी। तो मेरे हिसाब से जो भी कहता है कि 8-1J के हाँ तहत ये एग्जप्ट है, उसको ये कहना पड़ेगा कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ये पब्लिक एक्टिविटी है, ये प्राइवेट एक्टिविटी है। नहीं सर, 99%। हाँ बताएं।
मतलब अगर मान लो अगर अपन धारा 8 को पढ़ते हैं तो धारा 8 का मुख्य ऊपर का भाग जो मुख्य भाग है 8(1)(j) का, वो ये कहता है कि अगर पर्सनल सूचना है और वो अतिक्रमण कर रही है और नहीं मान लो कि वो मेरी 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 बात सुनिए, आप खा गए एक इंपॉर्टेंट पार्ट को। पर्सनल सूचना है विच हैज नो हाँ रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी। हाँ तो जी पहले ये किसी को निर्णय करना चाहिए पब्लिक एक्टिविटी है या प्राइवेट एक्टिविटी है। 99% डॉक्यूमेंट जो पब्लिक रिकॉर्ड में होते हैं वो पब्लिक एक्टिविटी के जरिए होते हैं। हाँ जी, और मैं वही कहना चाहता हूँ। अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। अब प्राइवेसी क्या, इसका डेफिनेशन कहीं नहीं है। हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तस्वामी जजमेंट में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, मगर प्राइवेसी का मतलब क्या ये नहीं कहा। इनफैक्ट जजमेंट आप पढ़े तो ये कहा कि इट इज डेवलप ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2) देखना चाहिए प्राइवेसी को हाँ देखने के लिए। आर्टिकल 92 में परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1) है, दो ही है जो प्राइवेसी से लगते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। तो अगर कोई चीज डिसेंसी या मोरालिटी को वायलेट करती है तो वो नहीं देनी चाहिए, और वो पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद ये निर्णय करने के बाद जो भी कहता है 8(1)(j) में मैं एग्जम्पशन क्लेम कर रहा हूं, जज हो, कमिश्नर हो, पीआईओ हो या फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी हो, उसको ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से मैं ये सूचना पार्लियामेंट को नहीं देता। तब 8(1)(j) का डिनायल वैलिड है एटलीस्ट। ये कोई कहते नहीं है, मैंने कोई नहीं ऐसा सर निर्णय नहीं मेरा ये कहे कि ये इंफॉर्मेशन हम पार्लियामेंट को नहीं देंगे, इसके लिए नहीं देते। नहीं सर मेरा ये कहना था कि अगर हम इस 8 को जो पढ़ते हैं तो 8 की उपधारा 1 का खंड जे को जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में हमें धारा 8 की उपधारा 2 को भी पढ़ना है। धारा 2 की वो दो नहीं नहीं उपधारा वो नहीं नहीं मेरी मेरी बात सुनिए, इसमें मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो है ये बहुत गड़बड़ वाला मामला है। धारा 8(2) तब इफेक्ट होती है जब 8(1) का कोई ना कोई सब क्लॉज इंपैक्ट करता है। अगर हम मान लें कि 8(1)(j) में एग्जम्प्ट है, फिर हमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। ये बहुत ही कठिन है, और पीआईओ से एक्सपेक्ट करना कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करे, ये बेवकूफी है नहीं सर मेरे वहां हिसाब से। 8(2) में ये नहीं है। 8(2) में ये है कि पीआईओ को बताना पड़ेगा कि इसको प्रकट करने से क्या हानि है, वो नहीं नहीं ऐसा हानि नहीं है, लॉस ऐसा बताना नहीं है पड़ेगा। सर। नहीं सर, आप पढ़िए। पढ़िए 8(2) को। हाँ जी Notwithstanding anything contained in the Official Secrets Act, nor any of the exemptions permissible in accordance with subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. 8(1) का पर्पस है कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो इसको हानि हाँ नहीं जी होनी चाहिए। हाँ अगर तो मतलब पहले ये एक्सेप्ट कर लिया 8
रमेश जी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है सर। सर, सर जुड़ अभी गए क्या? आप नहीं सर, आ गए, ऑनलाइन हो गए हैं सर, अब आप बात कर सकते हैं। शैलेश जी सर साहब, अभी रजाक साहब आपसे बात करेंगे। जरूर सर। सर हाँ नमस्कार जी। सर। नमस्कार रजाक जी। सर सर एक तो सर मेरा मुद्दा ये था कि धारा 7(1) जो है, जो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, अभी रमेश जी ने शॉर्ट में उस बात को कहा था, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी अलग आपके समझना चाह रहा हूं। उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो 30 दिन के अंदर उसका सूचना देगा या उसका विनिश्चय पारित करेगा, जैसा भी उसको समझ में आता है, धारा 8 और 9 का हवाला देते हुए। दैट्स राइट। एक फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सर ये है कि जहां पर जीवन और लाइफ एंड लिबर्टी वाला मामला है, वहां पर उसको 48 घंटे के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करानी है। यहां पर सही बात है। उससे जो विनिश्चय का अधिकार था पीआईओ का, जो कि 7(1) में है, वो छीन लिया गया प्रोविजो में। इसका अगर समझते हैं तो यह है कि प्रोविजो में अगर प्रोविजो लागू हो गया है तो आपको विनिश्चय नहीं देना है, केवल और केवल सूचना देनी है। ये एक्ट ऐसी अपेक्षा करता है। और मैं समझता हूं शायद इसीलिए इसमें अपील में ये नहीं कहा गया कि आपको अगर प्रोविजो वाली सूचना नहीं मिलती 48 घंटे में, तो अगले 48 घंटे में आप अपील करेंगे या उसके अगले 48 घंटे में सेकंड अपील करेंगे। क्योंकि एक्ट की मंशा यह है कि जहां पर भी प्रोविजो लागू हुआ वहां तो सूचना देनी ही देनी है, यानी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो जब 8 और 9 का ऑप्शन केवल सामान्य परिस्थिति में ही था, विशेष परिस्थिति में नहीं है, तो विशेष परिस्थिति में अपील का प्रोविजन, अपील की प्रक्रिया, अपील का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। ऐसा में एक्ट ऐसा परिलक्षित हो रहा है। आप मुझे ये केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। मैंने कभी इस नजरिए से देखा नहीं है, न मेरी नजरिए में ऐसा इंटरप्रिटेशन आया है। मगर इसको अभी इस पे कमेंट करना मुश्किल है अनलेस मैं वापस केयरफुली पढ़ूं उस प्रोविजंस को। सर ये जो धारा 7(1) जो है ना, उसके दो पार्ट हो गए। सामान्य समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हाँ, हैं, पर वो प्रोविजन केयरफुली मुझे पढ़ के फिर कुछ मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा ऑफ हैंड, क्योंकि मैंने सोचा ही ओके नहीं है ओके इस नजरिए से। सर, कई बार जैसे सामान्य स्थिति में लोग सोचते हैं कि मेरा मान लीजिए सूचना वास्तव में लाइफ एंड लिबर्टी की थी, अब मुझे नहीं मिली, तो अपील कब करें? तो अपील चूंकि आगे साइलेंट हो जाता है, अपील कैसे करें? क्योंकि अगर 30 दिन तक अपील का वो इंतजार करेगा तो फिर इस प्रोविजो का मतलब नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसलिए मेरे हिसाब से अपील तो 48 घंटे के बाद जायज है, उतने हद तक मैं कबूल करता हूं। उसके बाद का क्या जो आप बता रहे हैं वो उसके बाद का क्या? तो उसके बाद यदि अपन 30 दिन का और इंतजार करेंगे, सेकंड अपील का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रोविजो यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। सही प्रोविजो सही का जो मानों में। ऑब्जेक्ट है। देखिए भाई साहब, जब ये एक्ट की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एनसीपीआरआई में मैं भी था, मैं इस प्रोवाइजो के विरुद्ध में था और वैसे ही बीपीएल को मुफ्त देने के भी विरुद्ध में था। पर ऑफ कोर्स मेरी बात नहीं किसी ने सुनी। 48 आवर्स मेरे हिसाब से बहुत रेयरली किसी ने इंफॉर्मेशन दी है। सर इसमें बड़ा प्यारे ढंग से 7(1) में जो लिखा है ना, मेरे समझ में ये आया कि विनिश्चय का अधिकार है ही नहीं। तो अगर विनिश्चय का अधिकार नहीं है, जैसे मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, यदि वो सही है, तो फिर धारा 8(1) भी लागू नहीं होगी, 9 भी लागू नहीं होगी। मैं आपकी बात समझ गया हूं, जैसे मैंने वापस कहा वैसे मैं केयरफुली पढ़ के इसके बाद में कुछ ओके कह सकता हूं। ठीक है। इसका कोई इंटरप्रिटेशन अभी तक कोई जजमेंट में मुझे मिला नहीं सर, मैंने भी रिसर्च किया था, मैंने ऐसा ऐसे कोई आया सोचा ही नहीं था, मगर मैं फिर से पढ़ के इसके बारे में सोचूंगा, फिर कुछ आपको बता पाऊंगा। सर एक और चीज कि जनरली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी भी चीज को लेकर कोई एक व्यू बेंच का बन गया है और दूसरी कोर्ट का व्यू कुछ और है, कुछ भी चेंज हो सकता है टाइम के हिसाब से, तो फिर लार्जर बेंच का एक गठन करके और फाइनली उस इश्यू को सेटल किया जाता है कि अब ये लॉ रहेगा। क्या आयोग में, क्योंकि हमारे राजस्थान आयोग में ऐसी परिस्थितियां आई, पहले के जजमेंट कुछ और कहते हैं और बाद में पूरा यू टर्न हो गया पूरी तरह से, तो क्या लार्जर बेंच का गठन आयोग में नहीं किया जा सकता? किसी इश्यू को लेकर हम ये मांग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, कमीशंस को रिव्यू के पावर्स नहीं दिए हैं कानून में, लार्जर बेंच और एक ये अलग चीज है, वेल लेकिन एस्टैब्लिश चीज है कि रिव्यू करने का पावर देना चाहिए, बिना उसके रिव्यू नहीं हो सकता है। मगर एक तरीका ये हो और दूसरा भी आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसका एक ये हो सकता है कि अगर उस प्रकार का केस आए
तो उस केस को निर्णय करने के लिए फुल बेंच बैठ के कुछ तय करे। मगर मेरे हिसाब से, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बैक किया है, अगर रीजनिंग के बिना या पर इंक्यूरियम है डिसीजन, तो बेंच का डिसीजन होने से भी मतलब नहीं। और रिजर्व बैंक के केस में मैंने एक इंफॉर्मेशन कमीशन के फुल बेंच डिसीजन के खिलाफ मैंने एक डिसीजन दिया था कि भाई वो पर इंक्यूरियम है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने की थी दिसंबर 2015 में। तो मेरे हिसाब से जो कानून के विरुद्ध है, व्हाट अप्लाइज इज द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ, नॉट द फैक्ट ऑफ द केस। मेरा ये है कि अगर अलग अलग जजमेंट आ गए हैं, रिव्यू तो पर्टिकुलर उसी जजमेंट पे वापस विचार करना, वो एक रिव्यू तो इसको अलग हो गया। मेरे हिसाब से पावर ही नहीं कमीशन को। नहीं, हाँ, कमीशन को पावर कहां पे है रिव्यू की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिव्यू तो चलो नहीं हो सकता, लेकिन लार्जर बेंच का पावर कहीं ना कहीं आ सकता है। क्या ऐसा करने से लार्जर बेंच, मैं वही कह रहा हूं, सपोजिंग एक प्रकार के केस है, इसी प्रकार के केस के दो विपरीत निर्णय हो गए हैं, तो उसी प्रकार का केस अगर आए तो मेरे हिसाब से कमीशन ये कर सकता है कि लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके निर्णय ले इसके बारे में। ऐसा कोई एग्जांपल कहीं हुआ हो तो हम, या नहीं हुआ तो हमें करना चाहिए, हम प्रयास करें इसके। मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है सर। एक सर, जैसे हाईकोर्ट, स्पेशली हाईकोर्ट ने अपने खुद के रूल्स बना रखे हैं। तो अभी हाईकोर्ट ने जैसे एक रूल्स बनाया, हाईकोर्ट हमारे यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो कई तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम भी करवाता है। तो जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जब आता है भर्ती का, तो वो साथ में एक नोट लगाते हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की आरटीआई एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं होती। यानी जीरो से लेकर एंड तक, जब तक भर्ती चल रही है कोई आरटीआई हम लेंगे ही नहीं, तो आप लगाइए नहीं कृपया। उनका मंशा ये है कि आरटीआई लगाए नहीं जब तक भर्ती चल रही है। और खत्म होने, इसमें एक और चीज है, खत्म होने की भी केवल 6 महीने के लिए टाइम मिलेगा, उसमें आरटीआई लगाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बाद में भी आरटीआई नहीं डील करेंगे। रजाक भाई, अगर मैं और आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले कि मैं किसी का खून कर लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? कभी भी नहीं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही अपने आप में इलीगल है। तो मेरे हिसाब से ये रूल ही इलीगल है। तो सूचना के अधिकार के ऊपर जाके अगर रूल बनाता है कोई, तो इलीगल है, कानून के विरुद्ध है। इस रूल को इलीगल डिक्लेयर कौन करेगा? मेरे हिसाब से कमीशन कर सकता है, मैं लोग कमीशन करेगा या नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे केस में जब मैं डिसीजन दे रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ रूल्स कोट किए गए थे, और पीआईओ ने कहा कि ये रूल्स के हिसाब से हम निर्णय नहीं, हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और मैंने रूलिंग दी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली सबऑर्डिनेट कोर्ट को सोचना चाहिए और ये रूल को खारिज करना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए थे, मैंने उसको चैलेंज डायरेक्ट नहीं किया, मगर कहा कि उन्हें वापस कंसिडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रूल गलत है, कानून के विरुद्ध है, और ये सूचना देनी पड़ेगी। सर, सीआईसी का एक जजमेंट है जिसमें उसने ये कहा कि हाईकोर्ट के आरटीआई रूल्स गलत हैं, तो वो चीफ जस्टिस के ध्यान में लाए जाए। पीआईओ को कहा कि ध्यान में लाएं कि ये रूल गलत है, बट ये नहीं कहा कि रूल जो है आज से वैलिड नहीं रहेंगे या इस तरह से। यानी एक तरह का कि आप देखें अपने रूल्स को दोबारा से। नहीं, कोर्ट के मामले में थोड़ा सा कमीशन को भी सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और कोर्ट एक बार निर्णय कर ले तो आप उसके खिलाफ जाके कुछ नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट भी आपकी नहीं सुनता है। हाँ, व्यावहारिक रूप से तो यही बात है। मगर सर, इसमें जैसे हाईकोर्ट के रूल्स जो हैं, इन्होंने फीस, अपील में फीस बढ़ा रखी है। अपील में फीस कहीं नहीं होती है, पर उन्होंने 100 रुपए तय कर रखे हैं ताकि लोग। मैं ये आर्गुमेंट देख चुका हूं पहले। इसमें देखिए दो आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट यह है कि ऐसा भी नहीं लिखा है कि फी नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा ग्रे एरिया है मेरे हिसाब से कानून का। लेकिन 100 रुपए जब, मतलब 100 रुपए तो नहीं, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद द रूल। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि कानून में ऐसा भी नहीं लिखा है कि, इनफैक्ट महाराष्ट्र में अपील के 20 रुपए का है फी। तो जब मैं आरटीआई एक्टिविस्ट था और यूजर था, मैंने चीफ कमिश्नर से बात की थी। मैंने कहा ये अपील के रूल्स कहाँ से फी निकाली है आपने, कहीं कानून में तो है ही नहीं प्रोविजन। तो उन्होंने तब ये आर्ग्यूमेंट मुझे दिया था कि नहीं करने का भी रूल कहाँ पे है, कानून में ये भी नहीं कहा कि अपील का नहीं हो सकता है। अब फिर वो
ग्रे एरिया में चले जाता और फिर उस पर मैंने बहुत ज्यादा बहस नहीं की। अच्छा सर, एक ना हाईकोर्ट की जब हम अपील करते हैं तो अपील कहाँ होनी चाहिए, राजस्थान सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग? क्योंकि वो राजस्थान सरकार के सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नहीं है, तो कहाँ होनी चाहिए? बेस्ट क्या उसमें, क्या इसके हिसाब से हो सकता है? इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा है, मगर आई थिंक सेंट्रल कमीशन का एक निर्णय था काफी टाइम पहले का कि इस हाई कोर्ट्स का सेंट्रल कमीशन को देखना चाहिए। अच्छा, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या लोअर कोर्ट्स की अगर पीआईयू की अपील करनी हो तो फिर वो भी वहां एआईसी में हो सकता है? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो स्टेट कमीशन में होना चाहिए, क्योंकि रूल्स दोनों पे एक ही एप्लीकेबल हो रहा है। हाई कोर्ट की रूल्स हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे है, कोर्ट एक्सेप्ट अडॉप्ट करती हैं, ये हाँ, ध्यान में है मेरे, हाँ, मगर सही मायनों में वो अलग हो सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब मैं एटलीस्ट कमिश्नर था तो सेम रूल्स एक्सेप्ट करता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, मगर वो अपने रूल्स बना सकते थे, कानून में प्रावधान है। एक सर एक इशू है जिस पे लेकर अलग अलग जजमेंट आगे कि जो स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट लेते हैं तो बंदोपाध्याय के बाद में खुद की कॉपी तो मिलने लग गई, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर की कॉपी चाहिए तो इसको लेकर 2-3 जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट अपने खिलाफ है कि नहीं ले सकते और इस तरह की चीजें। तो अभी हाईकोर्ट और बाकी अथॉरिटी भी ये कहती हैं कि दूसरे की कॉपी नहीं ले सकते, इसको लेकर क्या स्थिति है सर? मेरे हिसाब से ये गलत है, ये अगेन गिरीश देशपांडे से लिंक्ड है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ऐसा दिया है जो वाहियात है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिनाइड अनलेस देयर इज अ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। बट सर किसी की कॉपी में तो कुछ भी पर्सनल नहीं होता, रोल नंबर लिखे हुए होते हैं, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन के आंसर होते हैं। इट रिलेट्स टू अ पर्सन। बट आप उसकी समझिए इंफॉर्मेशन कि कुछ भी नहीं 81J है। का जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही डेंजरस है। अगर मैं पीआईओ हूं, मैं चाहे वो उसको इंफॉर्मेशन दूं चाहे उसको ना दूं, एंटायरली आर्बिट्रेरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, और इसके हाँ खिलाफ जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। सर, एक और सेक्शन है 81D और 81E, उनमें जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की सूचनाएं हैं वो वाला प्रोविजन, और एक जो है वैश्वासिक नातेदारी वाली सूचनाएं, फिड्यूशियरी। सर उनमें एक स्पेशल बात कही गई है कि यदि ऐसी सूचना है तो जब तक सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं होता तब तक जो है ऐसी सूचना के बारे में कोई डिसीजन नहीं हो सकता। सक्षम प्राधिकारी जो कि डिफाइन किया गया है धारा 2 में, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, स्टेट के मामलों में राज्यपाल। तो सॉरी, आपकी आवाज कट रही है दोस्त। रजाक जी, सर रजाक जी शायद नेटवर्क की वजह से ऑफलाइन में चले गए, वापस आएंगे ऑनलाइन। सर मैं एक सवाल पूछ रहा था कि मान लो एक मेरा भी सवाल है। हेलो हेलो, भवानी जी, बाद में पूछिए सर थोड़ा। ठीक है सर। हाँ सर, ये था कि मान लो किसी ऐसा आदेश जो जैसे हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये सूचनाएं नहीं दी जाएगी इतने दिन तक। शैलेश जी सर। हाँ जी, सुन रहा हूं। मतलब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये सूचनाएं इतने दिन तक नहीं दी जाएगी, एक आदेश जारी कर दिया। धारा 23 ये कहती है कि किसी भी आदेश को, आरटीआई के अंदर जो भी आदेश दिया है उस आदेश को आरटीआई में जो अपील है उसमें ही चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे आदेश को कौन सी अपील में चैलेंज करेंगे? अपील का तो जो 19(1) में पढ़ते हैं तो वो लागू होती नहीं है क्योंकि वो पीआईओ का आदेश नहीं है। द्वितीय अपील के लिए वो धारा 19 को पढ़ते हैं तो वो प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध में अपन नहीं जा सकते। तो ऐसे आदेश को सर कौन सी अपील में हम चुनौती देंगे? वो जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से 18-19 साथ में पढ़ना चाहिए। ऐसे आदेश के खिलाफ कंप्लेंट ही हो सकती है कमीशन में। हाँ, रजाक जी जुड़ गए हैं। रजाक जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। रजाक जी
सर आवाज आ रही है? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ, इसीलिए आपको अभी वापस कह रहा हूँ कि आप सर से बात करिए आप। सर जो मेरा क्वेश्चन था सर, मैं वापस थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। 81D और 81E। नहीं, दोनों अलग अलग बात कीजिए ना, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं आप? जी 81D की बात कीजिए या 81E की बात कीजिए, दोनों अलग अलग सर, से बात करें। नहीं उन दोनों में एक चीज है। चलो डी को एक बार समझ। ये आवाज कट गई आपकी। सर ये कहना ये चाहते हैं कि डी में ये लिखा सर हुआ है कि 81D में जो है वो सक्षम प्राधिकारिक शब्द एक यूज हुआ है कि उसका समाधान जब तक नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। तो यदि हम इसको मैं इसको समझते हैं। मैं अच्छा समझ गया आपकी बात। मैं इसको सिंपल तरह से ऐसे लेता हूं, मेरे हिसाब से ये सर ड्राफ्टिंग एरर है। हकीकत में इसको 82 में ही अगर हम ले लें कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, मैं वापस सबको ये कहता हूं कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के झमेले में न पड़िए, ये बहुत ही डाउटफुल केस है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत कठिन है, और पीआईओ तो नहीं कर सकता, ये तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एग्जम्पशन लागू होता है। मेरे हिसाब से बेसिक आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि एग्जम्पशन लागू नहीं होता है। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो ये बहुत लोग कहते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, मेरे हिसाब से ये आप आर्ग्यूमेंट खो देंगे, क्योंकि किसी भी कमिश्नर को मैंने 20,000 के ऊपर डिसीजंस दिए थे, उसमें से शायद 5 या 6 में या 10 ज्यादा में कहा होगा कि ये एग्जम्पशन लागू होता है मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। और मोस्ट कमिश्नर्स के निर्णय में ये बहुत रेयरली आप देखेंगे। आप 100, 200, 1000 कमीशन के डिसीजन देखिए कि वो कहें कि ये एग्जम्प्ट है, ये चीज मान लीजिए। हाँ, ये कई बार कहते हैं कि एग्जम्प्ट नहीं है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी है, वो अलग बात है। मगर ये कहना इट इज नॉट इजी कि ये एग्जम्प्ट है मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसके लिए देना चाहिए। बनोट साहब, हमारे सुरेंद्र जी बनोट है, पंजाब से ऑनलाइन है। सर आप 12 बजे तक लॉग आउट हो जाऊंगा। ओके सर, ओके सर, अभी अभी रहा है समय, जब तक आप जब समय है तब तक। फिर कभी मिल सकते हैं वापस। हाँ जी हाँ जी। तो बनोट साहब, आप सर से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नमस्कार सबको। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? हेलो। एक तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर वापस अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, आप अनम्यूट करिए, और बनोट साहब आप भी करिए। एक मिनट। बनोट साहब अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ऐसा है कि ये एक्ट में लोगों ने खुद ही काफी सारी भ्रांतियां अपने आप पाल रखी हैं, तो वो उनकी जिज्ञासा के अनुरूप फिर काम नहीं होता, तो वो फिर ऐसे प्रश्न उठते हैं। पर मेरा जो मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेन फील्ड ये है कि ये जो गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज हैं, ये जो गलत काम करती हैं इस एक्ट के अंदर और आम लोगों को समझ नहीं आता, उसके बारे में है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार को इस एक्ट में दखल देने का अधिकार है या नहीं है? सरकार उजूल फजूल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन या फिर वो कुछ
एडवाइजरी निकालती जाती है कि पीआईओ को ऐसा करना चाहिए, पीआईओ को ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या सरकार कर सकती है। ये क्वासी जुडिशियल फोरम है पीआई, ये जो सूचना का अधिकार, और इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी का जो रोल है वो सरकार का रोल नहीं है। सरकार एक अलग चीज है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है इस धारा 2A में, और ये पब्लिक अथॉरिटी है वो आती है 2H में। तो दोनों का एक अलग अलग रोल है। अब पब्लिक अथॉरिटी ने ही पीआईओ अपॉइंट करने हैं, पब्लिक अथॉरिटी ने ही और जो कुछ भी करना है इस एक्ट में करना है ताकि ये इसका एक बेस बन सके और जनता को इंफॉर्मेशन मिल सके। पर पब्लिक अथॉरिटी तो कुछ करती नहीं, वो पीआईओ भी सरकार अपॉइंट कर रही है, और प्रथम अपील अधिकारी है जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है वो भी सरकार अपॉइंट कर रही है, जबकि सरकार को इसकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है एक्ट में। तो ये सारी गलत चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, पर कोई नहीं उठाता। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी जाए, इसके बारे में क्या करना चाहिए वो बताया जाए। सुरेंद्र जी, मेरे हिसाब से बड़े मुद्दे हैं 81J, बड़े मुद्दे हैं कि सरकार सेक्शन 4 के तहत नहीं कर रही है। बड़ा मुद्दा यह है कि कंप्यूटराइजेशन अगर सब जगह हो जाए और रोज शाम को सब चीजें वेब पे आ जाए तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। सरकार, आप फिर कह रहे हैं सरकार सेक्शन 4 के बारे में कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं करना, वो पब्लिक अथॉरिटी का काम है, सरकार का नहीं काम वो। अब फेयर इनफ, पब्लिक अथॉरिटी का काम है, बट जब तक कोई सेंट्रल पुश नहीं आएगा ये होगा नहीं। पुश तो सेंटर से नहीं आएगा, क्योंकि सरकार तो धड़ल्ले से सेंटर को चलाते हैं, करना पड़ेगा। वो सबके डोमेन में घुस जाती है, सरकार सबके डोमेन में घुस जाती है। ये कब तक चलेगा, कैसे होगा, इसको कैसे रोका जाए? पहले तो देखना कि ये सरकार का एक्ट वैलिड भी है कि नहीं। अगर आप भी वर्ड यूज करेंगे सरकार, तो फिर तो होगा नहीं कभी भी। हमें अपनी वोकैबुलरी को ही चेंज करना होगा। खैर, आप जो बता रहे हैं मुद्दा बहुत बड़ा है। आई एम नॉट श्योर इसको आगे कैसे ले जाया जाए। आगे तो ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपने डोमेन में यहाँ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में लिखता रहता हूँ, कमीशन को भी, गवर्नमेंट्स को भी, सारा कुछ। और मेरे को जो आया, मेरे बल्कि मणिपुर के इंफॉर्मेशन कमीशन का एक लेटर आया मेरे को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक सूफी साहब थे जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में, हाँ, उनका भी मेरे को फोन आया, अप्रिशिएट किया उन्होंने, काफी किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पर फिर भी और लोग, कोई नहीं करता है, सोचता ही नहीं है इन बातों के बारे में। ये जब बेसिक चीजें हैं जिनसे सरकार भी हिलेगी और एक्ट की पालना भी सही से होनी शुरू हो जाएगी, इनको देखना चाहिए हमें। ये आपका अच्छा विचार है। आप कल लेख कभी भेजिएगा अगर अंग्रेजी में हो तो। I'd love to मैंने read it. आपको ना 2 लेटर ईमेल लिखे, आपके व्हाट्सएप पे भी डाले मैंने, जो कल ही लिखे हैं इसके बारे में। इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में है। हाँ, तो जरूर पढ़ूंगा सुरेंद्र जी, जरूर पढ़ूंगा। हाँ जी, प्लीज। तो इसके बारे में, क्योंकि ये जो बाकी तो मैं छोटी मोटी चीजें समझता हूँ, ये डिफिकल्टी आती रहती हैं। ये एक इंडिविजुअल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का और उसके ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारी जिनकी इंफॉर्मेशन लेके उसने हमें देनी है, उनका एक दबाव बना रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखना पड़ता है इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। उसके लिए अपील का प्रोविजन है, सारा कुछ है, आप रिट तक जा सकते हैं हाई कोर्ट में। पर अभी एक वेबिनार में वो भी हुआ था कि हम क्रिमिनल केसेस भी इनके अगेंस्ट डाल सकते हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं सारी, उनको हमें यूज करना चाहिए ताकि सरकार और ये पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर और पीआईओस के ऊपर दबाव बने। सही बात है। हाँ जी, यही कहना था मैंने, मोटा मोटा। बाकी छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं। लोग
एक तो आरटीआई लगाते हैं एकदम से गुस्से में आके कि हाँ मैं आरटीआई लगाता हूँ, उसके बाद जवाब उल्टे सीधे मिलते हैं, अपीलों में जाते हैं, उनको पता कुछ होता नहीं, एक्ट पढ़ते नहीं है लोग कि प्रोविजन क्या है एक्ट की, और उसके बाद अपीलें भी खारिज हो जाती हैं उनकी, सब कुछ हो जाता है। तो इतने सारे दबाव में आके काम करने की बजाय शांति से बैठ के आराम से जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है वो करिए। मोस्टली 80-85% एप्लीकेशंस अपनी ग्रीवियंस रिमूवल के लिए होती हैं मोस्टली, और उनका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं होता। तो उसमें मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ सुरेंद्र जी। मेरे मौलिक अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई पब्लिक इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर उसमें देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप एज एन एक्टिविस्ट अगर आप अपने वो अपनी ग्रीवियंस के जगह लिए है। काम करेंगे तो नहीं, फिर तो मैं एज एन एक्टिविस्ट करूँ अलग बात है, मगर साधारण नागरिक को पब्लिक इंटरेस्ट में आरटीआई करनी चाहिए, इसके मैं प्रिंसिपल के खिलाफ। नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ना समाज है, हम वी लिव इन ए सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए हमें। चाहे अपने ग्रीवियंस आप रिमूव कराओ, ठीक है, अच्छी बात है। वो सुरेंद्र जी वो करें, वो अच्छी बात है, मगर ना करें तो इट इज नो नेगेटिव। हाँ, पर अगर ये बर्डन पब्लिक इंटरेस्ट में कहना चाहिए, नहीं तो फिर ये होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में बोलना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिश करना चाहिए। पर आप देखिए ना कितना बर्डन है कमीशंस के ऊपर भी और पीआईएस के ऊपर कोई भी। बर्डन नहीं है। सॉरी सुरेंद्र जी, कमीशंस काम नहीं करते हैं, 90% कमीशंस काम नहीं करते हैं, दैट इज ट्रू। कमीशंस में बर्डन कुछ नहीं है, उनका काम है, वो नौकरी करते हैं, उनको नौकरी करनी है। नौकरी भी क्या करते हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर रिहैबिलिटेशन आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बर्डन की बात मत करें, वो बर्डन बराबर नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो फिर भी ये है कि इन चीजों से आरटीआई का स्वरूप बदलता है, क्योंकि जब उल्टी सीधी या जो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करते हैं लोग, तो फिर आरटीआई की इन जो धाराएं हैं उनका जो उनको व्याख्या करते हैं उस धाराओं की, उसमें फिर चेंजेस आनी शुरू होती हैं और सबके ऊपर लागू होनी शुरू हो जाती हैं। वो बेसिर पैर की चीजें होती हैं जिसके लिए इतना बड़ा बर्डन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब इफेक्टेड होते हैं उससे, फिर और वो अकेला इफेक्टेड नहीं होता बंदा। तो पहले तो मैं सबको ये कहूंगा कि आरटीआई एक्ट को अच्छी तरह से पढ़े, बिल्कुल उसकी धाराएं बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए ये यहाँ पे फॉल करता है और उसके क्या उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये होना चाहिए। पर लोगों को पता ही नहीं है, लोग पूछते हैं, एक एक चीज पूछते हैं, अब ये हो गया अब क्या करूं, अब ये हो गया अब क्या करूं। इससे तो काम बनने वाला नहीं है। आपको आरटीआई लगाने से पहले ही सोच लेना है कि इसमें क्या क्या होगा और आपने क्या क्या मांगना, किस तरीके से मांगना है, तभी तो कुछ होगा। नहीं तो फिर ये जो इतने लोग इतने सारी आरटीआई डाली जा रहे हैं बेमतलब के, कुछ कमीशन अपना व्यू बना लेते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, फिर चाहे आप हो चाहे मैं, उनके लिए सब एक ऐसे ही हैं सारे लोग। तो मैं इस व्यू से कह रहा था कि जो भी काम करना है ये कानून है, कानून के हिसाब से उसको सोच समझ के करना है हमें, चाहे वो पर्सनल मांगे चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में मांगे। पर क्योंकि 1500 लोग ऐसे ही चल रहा है और कानून कहाँ का, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टी सीधी जजमेंट दे दी है, इसी वजह से हुआ है। सर सुप्रीम कोर्ट को खुद को ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी है, नहीं चाहिए ना। वो एसपी गुप्ता वाले केस में यही हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसको ट्रांसलेट ना होने से बचाने के लिए जजमेंट दिया। वो जजमेंट ही उसके कंपिटेंट अथॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ के अगेंस्ट थी, जो आरटी की एप्लीकेशन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीआईओ को बचाया है उसमें, सीधा ही बात है। वो सर मेरे हिसाब से सर एक बात तो ये साफ है शैलेश जी साहब की, कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट से ही नहीं चाहता है कि वो आरटीआई के दायरे में रहे, वो स्वयं नहीं चाहता है। हाँ वो तो ठीक है, नहीं चाहता है, यही, पर अगर हम नहीं
सर एक दूसरी बात यह है कि इस एक्ट को अगर पढ़ते हैं तो ये मामला आयोग के आगे जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसका बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसका फाइनल डिसीजन आयोग स्तर पे ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां, आयोग तक भी अगर प्रथम अपील अधिकारी अपना काम ढंग से कर लें तो आयोग तक तो पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले जो कह रहा हूं कि अभी पहले तो आयोग से बाहर ये जाना ही नहीं चाहिए केस। दूसरा, क्या सरकार, एक सबसे बड़ा जो सवाल ये है, क्या सरकार रिट लगा सकती है हाई कोर्ट में? सर आप देखो, नागरिकों के अधिकार के खिलाफ, नागरिकों के अधिकार के खिलाफ क्या सरकार रिट लगा सकती है? नहीं लगा सकती। नहीं, ये तो वेलफेयर स्टेट है, नागरिकों के फेवर में काम करना है उसको। तो मणिपुर वाले केस में मणिपुर सरकार ने रिट लगाई हाई कोर्ट के अंदर नागरिकों के अधिकार को खत्म करने के लिए। तो हाई कोर्ट जो रिट एंटरटेन कर रही है 50-60% ऑफ देम आर रॉन्ग। हाँ, वो अपील को रिट लेबल लगा देते हैं। मेरे सामने एक आया था ऐसा स्टे ऑर्डर कोर्ट का, जिसमें पहले लिखा था अपील, उस पर सफेद इंक लगा के रिट कर दिया था, तो वो रिट बन गई। इसके खिलाफ मैंने 14 और कमिश्नर्स को इकट्ठा किए हैं, कोई सिटिंग कोई रिटायर्ड, और हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि आपको इसमें दखल देना चाहिए, ये रिट जुरिसडिक्शन बनता ही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने, आप वहां एक आरटीआई डालिए, आपके पास 3 पत्र आएंगे, एक आरटीआई के 3 पत्र आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। पहला आएगा कि इस कारण से ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। दूसरा आएगा कि आरटीआई में हम सूचना नहीं देंगे, हमारे 2013 के रूल्स बने हुए, उस रूल्स के अंदर हम सूचना देंगे। तीसरा, वो दोनों का कॉमन एक लेटर और आएगा, और वो भी आएंगे अंग्रेजी में। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने एक केस में कहा था कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए वो जो भाषा में चाहे उस भाषा में उसको निर्णय दिया जाएगा, उस भाषा में उसके साथ वो कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी ये कहा है कि आवेदक ने जिस भाषा में आवेदन पत्र दिया है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पीआईओ कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ अंग्रेजी चलती है, हम अंग्रेजी में ही आपको जवाब देंगे, चाहे आवेदक अंगूठा छाप है तो भी उसको जवाब है वो अंग्रेजी में ही मिलेगा। तो मतलब ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आना चाहता। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? आप अगर संविधान का अनुच्छेद पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायमूर्तियों से मिलकर हुआ है, और यह कानून है, ये लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संवर्धन के लिए आया है। ये एक्ट साफ कहता है आरटीआई। तो एक्ट का सबसे बड़ा जो खत्म होने का कारण ही ये है कि इसमें बड़ी हस्तियों को शामिल कर दिया गया है, ये उन पे भी लागू है। और जो बनोट साहब ने एक सवाल जो कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने भी इस पे काम किया है, लेकिन हमारी कभी चर्चा नहीं हुई कि ये जो नोडल आरटीआई में जो इन्होंने बिठाए हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक सुधार विभाग में एक शाखा खोली है सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ, वो परिपत्र जारी करता है। क्या इसी प्रकार से सीपीसी के लिए कोई परिपत्र जारी करने के लिए कोई प्रकोष्ठ खोल रखा है? क्या आईपीसी के लिए इस प्रकार के परिपत्र जारी करने के लिए कोई प्रकोष्ठ खोल रखा है इन्होंने? तो ये जो परिपत्र जो जारी हो रहे हैं बार बार समय समय पे, ये विधि सम्मत नहीं है। आरटीआई एक्ट में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं दिया है कि सरकार इस प्रकार से हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद करके कुछ अधिकारियों को बिठाए और ऐसे परिपत्र जारी करवाए। इस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है। सरकार सब रूल बना सकती है 27 में, सेक्शन 27 में, और कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उस रूल्स में संशोधन करे, हम सहमत है, लेकिन सरकार इस प्रकार से परिपत्र जारी करवा के, परिपत्रों में भी अगर अपन अध्ययन करते हैं तो विधि विरुद्ध परिपत्र रहते हैं कई सारे, जिसमें विधि से कोई लेना देना नहीं है, मन मर्जी के अनुसार परिपत्र जारी होते हैं। तो सरकार जो ये कर रही है इसका विरोध भी होना चाहिए कि ये परिपत्र निकाल के सरकार इस एक्ट को
भ्रमित कर रही है। और रजा जी बोलते जो हैं, ये जो रिट है, ये रिट हाँ का जी, प्रोविजन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब एक हाँ, पीआईओ को पेनल्टी लगती है और वो रिट में जाके स्टे ले आता है, तो ये तो बड़ा गलत है, बिल्कुल अनलॉफुल एक्ट है, कोर्ट्स का भी उसका भी, दोनों का। तो ये जो हो रहा है गलत, विधि के अगेंस्ट हो रहा है सारा कुछ, तो इसको कैसे रोक लगेगी? हमें इनके ऊपर ज्यादा मंथन करना चाहिए। दूसरा सर रमेश जी, हाँ जी, हाँ सर, मैं अभी 5-7 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके सर, ओके। मेरा दो एक तीन छोटा सा बातें सवाल और, दो तीन बातें शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे हाँ मुद्दे जी हो बोलिए, सकते हैं, अजय अजय हाँ बोलिए मगर सर। अगर हम देश भर में ये तय करें कि 2 या हाँ 3 जी, मुद्दों पे हम सब फोकस करेंगे, बाकी हाँ अपने जी, अपने मुद्दे 50 हो, हो अगर जी, 2 हाँ या सही 3 है, कॉमन मुद्दे, मेरा हाँ जी, रिक्वेस्ट ये है, एक हाँ तो जी, ये कि 81J का डेफिनेशन बराबर किया जाए। हाँ जी, दूसरा ये कि कमीशन 3 महीने के अंदर निर्णय दे दें। हाँ जी, ऐसे निर्णय ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट दे चुका है, कर्नाटक हाई कोर्ट दे चुका है, वो तो 45 दिन के हैं। मैं कहता हूं हाँ जी, 45 दिन का सही, 3 महीने 4 महीने, कोई लिमिट होनी चाहिए। बिना हाँ जी, लिमिट के ये चल रहा है। ये 2 या 3 मुद्दे अगर हम लेके सब लोग एक इस पे फोकस करें, बाकी हम जो भी अपनी अपनी बातें कहते रहे, हाँ जी, होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मगर अगर ये 2 मुद्दे हम लोगों ने जीत लिए तो मेरे हिसाब से हाँ बहुत फर्क पड़ेगा सूचना के अधिकार को। और सर, आपके दोनों मुद्दों में मैं तन मन धन से तैयार हूँ। रमेश जी, एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे हाँ अगर जी, ईमेल भेजे हैं हाँ जी, तो मैं आपको ईमेल के जरिए 81J के आर्गुमेंट भेजता हूँ, वो अगर आप सबके साथ शेयर कर सकें तो बहुत। हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ सर आपको। नहीं, क्या हम एक ऑल इंडिया लेवल पे ग्रुप नहीं बना सकते जो ऐसा काम करे, इन मुद्दों के ऊपर काम करे? क्योंकि हम इंडिविजुअली काम करते हैं, एक दूसरे का पता नहीं होता कि एक हाथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड को पता ही नहीं होता क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए तो हमें एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए जो ये बातें सारी डिस्कस करें, उसके बाद एक फाइनल पेपर हम रिलीज करें। मैंने अभी चैट में डाला है जो 2021 में सारे इंफो कमीशन की एक वार्षिक रिपोर्ट है, उसका लिंक डाला, वो भी पढ़ने वाला, अगर आप उसको भी ध्यान दें तो उसके ऊपर है। ये जो एक एनजीओ ने बनाया ये रिपोर्ट, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। सर मेरा एक मुझे भी रिक्वेस्ट एक है, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कुछ मुझे साथी आती है। ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती। तो एक दूसरा मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का काम जानता हूँ, तो इसके लिए जो भी मैनेजमेंट है मैं कर दूंगा। तो हम जो भी है, जैसे बनोट साहब, आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसकी एक कॉपी मुझे भेजिए, और हो सके तो दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में। मैं शैलेश जी सर से भी निवेदन करता हूं कि शैलेश जी सर जो भी गवर्नमेंट के साथ पत्राचार करे या जहाँ भी कुछ हो जो जनहित के लिए या उसके लिए टीम जुड़ानी हो, वो मटेरियल मुझे मेल करें ताकि मैं मेरी वेबसाइट पे डाल सकूं। तो ये सारा मटेरियल हम आरटीआई कार्यकर्ताओं का एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए लोगों को। मैं जरूर भेजूंगा रमेश जी, और हाँ जी, जब कभी चाहिए डिस्कशन के लिए, आई बी हाँ वेरी जी, हैप्पी टू ज्वाइन। हाँ जी, नमस्कार सबको एंड थैंक यू वेरी नमस्कार, मच। थैंक यू, हाँ। थैंक यू श्लेष जी। हाँ।